पर मालिश करना, गश दूर हो जाएगा। और इस शीशी में टॉनिक है, रोज देना दूध के साथ, बदन में ताकत आएगी। मैं जाता हूँ। गए और जाते जाते लौट आए। आकर देखो, अपनी माँ से निपटकर तुम अपने को मुझे सौंप दोगे, इसका वचन दो। मैं तुम्हारा विश्वास करना चाहता हूँ। अपने बेहोश माँ के पैरों में सिर डालकर वचन देता हूँ। माँ की खबरदारी रखना। कर्नल चले गए। दवा की मदद से माँ को कुछ देर बाद होश हुआ। आंख फाड़कर माँ ने पूछा, बेटा बेटा वह कहाँ गया? कौन माँ? वही तेरी कहानी वाला दैत्य, डरावना, लाल लाल आंखें। बेटा मैं डर गई। तो वह तुझे लेने नहीं आया था? मेरी माँ, मैं कहानी भूल गया था। वह दैत्य नहीं, देवता था। कर्नल ग्रेट हार्ट ने मकान से बाहर आकर अपने आदमियों को इकट्ठा किया। कहा, भीतर कोई डाकू नहीं मिला, अब यहाँ से चल देना होगा। सिपाहियों को आराम से रात बिताने में कुछ आपत्ति नहीं हुई। कर्नल के साथ वापस चलने को वे तैयार हो गए। इसी समय करारी आवाज आई, ग्रेट हार्ट। कर्नल मुड़े, देखा उनके अफसर सर सेवेज हैं। कर्नल ने कहा, सर आप? जी मैं ही, और कोई नहीं। आज्ञा? तो शमशेर मकान में नहीं है। मुझे तो कोई डाकू अंदर नहीं मिला। झूठ बोलते हो। झूठ मैं नहीं बोला करता। अच्छा चलो मेरे साथ अंदर चलो। कर्नल सर सेवेज के साथ फिर मकान में गए। शमशेर अब दुगने प्यार से, दुगने चाप से और दुगने सोच के साथ माँ के पैर मलता मलता वही कहानी पूरी कर रहा था। उसे देखते ही सेवेज ने कड़कती आवाज में कहा, ग्रेट हार्ट, यू ट्रेटर, ये शमशेर नहीं तो कौन है? जी मैं नहीं जानता। वह अपनी माँ का बेटा है। मैं इसे डाकू नहीं समझ सका। माँ आवाज सुनकर और इन दोनों की सूरतों को देखकर एकदम सहम गई। मुंह से बोल न निकला। मूक मूड इन्हें देखती रही। जब उसने सर सेवेज की मुद्रा भली प्रकार देख पाई तो दहशत से कांप गई। जोश में एकदम बिस्तर से उठ बैठी और शमशेर को अपने सारे अवशेष बल से चिपका कर चिल्ला पड़ी, बेटे। सेवेज ने रिवॉल्वर तानकर कहा, शमशेर अलग हो, बुढ़िया को नहीं मारना चाहता। शमशेर ने कहा, जरा ठहरिए। माँ बेटे को गोदी में छिपाने की कोशिश कर रही है और स्वयं भी मानो उसमें छिपना चाह रही है। कर्नल, सर ही वुड सरेंडर। सर वह अपने आप को सौंप देगा। सेवेज, यू डेविल्स बोथ, गेट अवे यू ट्रेटर। ओ शैतान, दूर हट, दगाबाज। कर्नल, सर माइंड यू डोंट किल हिम। सर सावधान, उसे मार ना दें। सेवेज, यू इन फाइनल, अवे विद यू एंड योर पिटी। ओ बेईमान, अपनी दया कर दूर हो। कर्नल ने रोकने के लिए अभी अफसर की बाह को छुआ ही था कि रिवॉल्वर का घोड़ा दबा। आग की लपकती हुई जीभ से बाहर निकली, लेकिन निशाना जरा टेढ़ा हो गया। गोली जर्जरित माँ की हड्डी पसलियों को तोड़ती हुई सीने के आर पार हो गई। क्षण के बहुत ही सूक्ष्म भाग तक छटपटाकर शमशेर की बची खुची मुट्ठी भर जीर्ण शीर्ण हड्डी और देह की माँ ठंडी हो गई। शमशेर दर्द भरी आवाज में चिल्लाया, माँ माँ। फिर संभल कर कहा, कमबख्त, ये तूने क्या किया? सर सेवेज को अफसोस करने की फुर्सत नहीं थी। शमशेर को बचा देख वह दूसरा फायर करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तो भी जरा ठिठक रहे थे। कर्नल हतबुद्धि खड़े थे और शून्य से शमशेर को देख रहे थे। शमशेर और भी संभला, कहा, जाओ साहब जाओ, मेरी माँ मुझे अब ना मिलेगी, तो भी आप जाओ। सेवेज, गेट रेडी, आई फायर। तैयार हो, मैं गोली मारता हूँ। शमशेर, साहब मुझे व्यर्थ हत्या मत दो, देखो चले जाओ। सेवेज, टॉक अवे डॉग, आई ब्लो दाउ अप इन ए सेकेंड। बकले, एक सेकंड में मैं तुझे उड़ा दूंगा। शमशेर,
देखो, यह तीसरा बार है, अब भी वक्त है, चले जाओ। सेवेज, ओ इट गेट्स लेट मी फिनिश, देर हो रही है, लाओ ख़त्म कर दो। शमशेर ने माँ के ताजे लहू में हाथ रंगे और सिंह की तरह पलक मारते सेवेज पर झपट पड़ा। घोड़ा दबे ना दबे उससे पहले अफसर का हाथ शमशेर के कब्जे में था। यू कर्नल, व्हाट द डेविल आर यू स्टेरिंग एट? कर्नल, क्या ताक रहा है? मिनट भर में अफसर को नीचे पटक कर उसका रिवॉल्वर शमशेर ने अपने हाथ में ले लिया। फिर उसकी ओर तानकर कहा, साहब, तुम मारना चाहते थे, लो मरो, लेकिन जिंदगी में मेरी यह पहली हत्या है। कर्नल ने अब जैसे जागकर कहा, शमशेर, खबरदार। शमशेर अफसर को नीचे दबाए रहा। कर्नल की ओर देखकर कहा, क्या है कर्नल? शमशेर, हत्या ना कर सकोगे? कर्नल, यह हत्यारा है, मेरी माँ को इसने मारा है। ठीक है, तुम्हारी माँ नहीं आएगी, इसको मारने से भी नहीं आएगी। कर्नल, इसने मेरी माँ को मारा है, मेरी माँ को। क्या तुम यह समझोगे? शमशेर, तुम मर्द हो ना, आंसू पोंछो, छोड़ो, खड़े हो, हत्या मत लो। कर्नल, तुम मुझे गुस्सा क्यों दिला रहे हो? छी, शमशेर। चुप कर्नल, चुप, मैं इसे मारूंगा, जीता ना छोड़ूंगा। शमशेर, एक बात सुनो, इसकी एक माँ है, वह घर पर बैठी होगी, सोचती होगी मेरा बेटा अब आएगा, अब आएगा, तुम इसे मार दोगे तो शमशेर उस माँ का क्या होगा? शमशेर कुछ रुका, फिर क्या हुआ कि चिल्ला पड़ा, ओहो कर्नल, और रिवॉल्वर फेंक अफसर छोड़। उसने दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया और फूट फूट कर रोने लगा। फिर माँ के बक्ष स्थल से निकले हुए लाल लाल लहू में लोट लोट कर उसने कहा, अरे माँ सुन, मैं कभी किसी को ना मारूंगा। सेवेज साहब उठ गए, कपड़े झाड़ पोंछ लिए। अब उन्हें सीधे घर पहुंचने की जरूरत सूझती थी। उनकी माँ से उन्हें और कुछ लाभ हुआ ना हुआ, पर यह लाभ बहुत ही जबरदस्त हुआ। उसने सोचा, माँ को चलकर एक हिंदुस्तानी के पागलपन की बात सुनाएंगे, लेकिन कर्नल ने उन्हें रोक लिया। कहा, शमशेर को अब गिरफ्तार करना होगा, उसका वक्त अब आ गया है। शमशेर जब जरा शांतचित हुआ तो कर्नल ने पास पहुंचकर कहा, चलो शमशेर, अब हमारे साथ चलो, अब तुम्हारी गिरफ्तारी का वक्त आ गया। साहब, मुझे माँ का क्रियाकर्म करना होगा। कर्नल, शमशेर, दुनिया का मोह अब ना करो, चलो, नहीं तो देर होगी। शमशेर साहब, बिरादरी और आप? कर्नल, हम ईसाई हैं, तुम हिंदू हो, यही ना? छी, इसका भी लोभ तुम्हें बना है। जिंदगी का मोह छोड़, बिरादरी का अभी मना ही है। शमशेर साहब, यह ना होगा। कर्नल, ना होगा? मैं तुम्हें मर्द समझता था, क्या यह समझना गलत होगा? नहीं, मैं तुम्हें कमजोर नहीं बनने दूंगा। सिपाही, 3 आदमी इधर आओ, इन्हें गिरफ्तार करो। शमशेर ने माँ के पैर से माथा रगड़कर हथकड़ियों के लिए हाथ आगे कर दिए। दोनों हाथ हथकड़ियों से जुड़ गए। 5 आदमियों ने चारों तरफ होकर उसकी जंजीर संभाली, और जब कैदी बाहर निकला तो एक जुलूस का जुलूस उसके साथ था। 10 सिपाही आगे, 10 पीछे, 5 साथ, सेवेज सबसे आगे और कर्नल सबसे पीछे। कैदी रो नहीं रहा है, कर्नल भी रो नहीं रहे हैं। सेवेज गर्व से भरे हैं और अपनी विजय कैसे कहूँगा, कैसे छुपाऊंगा? शमशेर को पकड़ना और किसी के लिए क्या संभव है? सवेरा हो आया है, सूरज उतना ही लाल और उतना ही गर्म है, हवा भी वैसी ही तेज और वैसी ही ठंडी है, लेकिन मालूम होता है ओस आज रात रोज से ज़्यादा रोई है। धरती मालूम से ज़्यादा भीगी, दरख्त भी जैसे अभी अभी आंसू बहा चुके हैं। जुलूस चल रहा है, नदी का पुल आया है, पानी का यहाँ सुबीता रहेगा। मंजिल सख्त हो चुकी है, यहाँ थोड़ा विश्राम कर लें। सेवेज खुशी में फूल रहे हैं और अपनी डींग की बातें सोचने में मस्त हैं।
कर्नल साहब हठात कैदी की परवाह नहीं करना चाहते। कैदी अपने 5 रक्षकों की रक्षा में सुरक्षित है। उसे प्यास लगी है। क्या पानी पीना चाहता है? रक्षकों की परीक्षा का अवसर आया है, लेकिन वे अपने अधिकार को तत्परता के साथ निभा रहे हैं। वह जानते हैं शमशेर को बंदी रखना कोई छोटा अधिकार नहीं है। जंजीरें उन्हें कसके पकड़ ली हैं। हथकड़ियों को एक निगाह देख लिया है और नपे नपे कदम से 17 आदमियों की अत्यंत बारीक, तत्पर और एकाग्र दृष्टि की कैदी किनारे तक ले जाया जा रहा है। किनारे पर पानी पीने को कैदी झुका, लेकिन क्या हुआ? मुद्रा वैसी ही सख्त बंदी है। जंजीरों पर जरा भी खिंचाव नहीं पड़ा है। 20 आंखें वहीं की वहीं जमी है, लेकिन देखते देखते मानो जादू के बल से हथकड़ियां अलग जा पड़ी हैं और कैदी झपट कर पानी में अदृश्य हो गया है। कैदी फरार हो गया, कैदी फरार हो गया, कैदी फरार हो गया का शोर चारों दिशाओं में गूंज उठा। लो दौड़ो, यह करो, वह करो, कैदी फरार हो गया। मानो आकाश और धरती दोनों एक स्वर से यही गूंजने लगे, लेकिन किसी को सवेरे ही सवेरे उस ठंडी पानी में उतरने की न सूझी। इतने में कैदी न जाने कहां से कहां पहुंच गया। जब लोग पानी में कूदकर जैसे हो वैसे कैदी को पकड़ लाने को तैयार हुए, तब उन्हें यह समझने में देर न लगी कि अब उसका कुछ परिणाम न होगा और व्यर्थ साहस करने की आवश्यकता नहीं। जितनी देर में यह शोर उठा और खत्म हुआ, उतनी देर में सेवेद साहब के बड़े ऊंचे ऊंचे हवाई किले गिरकर तहस नहस हो गए और उनकी बेबूझ खुशियां गुस्से में बदल गई और वह गुस्सा उतरा कर्नल साहब पर। कर्नल, तुमने कैदी को क्यों भाग जाने दिया? मैंने? नहीं नहीं, कभी नहीं। फिर वह कैसे भागा? मालूम होता है जरूर किसी शैतान की मदद से। शैतान? वह शैतान का साथी है और नहीं तो क्या। कर्नल, वह बड़ा खूंखार आदमी है। साहब, वह कहता था मैं जरूर तुम्हारे अफसर को मारूंगा। हाँ हाँ सर, आपने उसकी माँ को मारा, ठीक न किया। वह जरूर कुछ न कुछ आपत ढाएगा। आहा, हम डरते थोड़े ही हैं, लेकिन यह जंगल ठीक नहीं है। हमको जल्दी अपनी जगह पहुंचना चाहिए। विश्राम उखड़ गया और तेज रफ्तार से अफसर बंगले पर पहुंच गए। कर्नल ग्रेट हॉर्ड की बदली हो गई। उन्हें बर्मा के किसी जिले में भेज दिया गया। उनकी जगह दूसरे अफसर आए हैं। वह अपने हस्ताक्षर फैरिश करते हैं, लेकिन उनका नाम यह नहीं है। वह अंग्रेज से ज़्यादा अंग्रेज हैं, उनसे बढ़कर ठाठ से रहते हैं, उनसे गोल अंग्रेजी बोलते हैं, उनसे बिगाड़कर उर्दू बोलते हैं और उनसे ज़्यादा बार खाना खाते हैं। सिर्फ जरा कम गोरे हैं। सिर्फ इससे कोई उन्हें हिंदुस्तानी समझे यह वह पसंद नहीं करते। नए अफसर बहादुर हैं या नहीं है, वह होशियार अवश्य है। उनकी अफसरी ही उस बात की है। उन्होंने अपनी जिंदगी में एक वार नहीं खाया है और केवल एक बार गोली चलाई है, और वह तब जब खतरा न था। फिर भी बहुत से दुर्दांत डाकुओं के पकड़ने का श्रेय उन्हें मिला है। उनकी इस प्रसिद्धि के कारण ही जिले में उन्हें भेजा गया है। जब से ये अफसर आए हैं, तब से बंगले से बाहर नहीं निकले। बंगले पर सख्त पहरा रहता है और जब वह टहलने को बाहर निकलते हैं, तब पहरा भी साथ घूमता रहता है। परंतु अफसर साहब सरगर्मी से तदबीर सोचने में लगे हुए हैं। पहले दिन ही वह इस तरह चुस्त हैं। उन्हें यकीन है अगर वे शमशेर से बचे रहे तो शमशेर उनसे ना बच सकेगा। रात के 11 बजे एक व्यक्ति उनसे मिलने आया है। अपने खास कमरे में वह उससे बातें कर रहे हैं। कहो क्या हुआ? जी, मुझसे ना हो सकेगा। ना हो सकेगा? क्यों? साहब, वह मेरा दोस्त है। दोस्त है इसलिए तो काम तुम्हारे लिए और आसान है। साहब, लोग मुझे जीता ना छोड़ेगा। किसी को कानो कान खबर ना होने पाएगी। साहब, रुपये किस काम आएंगे जब अपने स्त्री पुरुष ही अपने ना रहें।
क्या लोग उसे इतना पसंद करते हैं? साहब, गांव में कौन ऐसा है जिसका उसने कुछ ना कुछ भला ना किया हो? तो कहो, तुम नहीं कर सकते? नहीं कर सकता। देखो, 10,000 थोड़े नहीं हैं, जमीन दिलवा दूंगा। जी नहीं, नहीं, अब के नहीं कहा तो जेल में डलवा दूंगा। व्यक्ति अविचलित चुप। खैर, मैं 10 मिनट की और मोहलत देता हूँ, सोच लो। अफसर चले जाते हैं और व्यक्ति सोचता है, क्या वे आंखें आज ना दीख पड़ेंगी? जब जब मैं आया तब तब वह मेरे रास्ते किसी ना किसी तरह आ गई। क्या आज अप्रकट ही रहेंगी? थोड़ी देर में धीरे से दरवाजा खोल जुलेखा अंदर आई। मैं तुमसे बात करना चाहती थी। व्यक्ति मूड हो रहा। तुम शमशेर को जानता हूँ? जानते हो? जानता हूँ। वह कैसा है? जुलेखा ने जल्दी छुट्टी न दी। एक बात उसने पूछी और प्रत्येक जानकारी पर उसकी बेचैनी बढ़ती गई। अंत में उसने पूछा, उसकी घरवाली है? उसकी घरवाली नहीं है। उसने शादी नहीं की? नहीं। वह ऐसा है? वह औरत से डरता है। बगैर रुके जुलेखा ने पूछा, तुम उसके दोस्त हो? मैं उसे जानता हूँ। तुम मेरी दोस्ती पसंद करोगे? व्यक्ति का रोम रोम चाह से और लाज से सुन्न हो रहा। जुलेखा ने एकदम उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम मेरी दोस्ती नहीं चाहते? व्यक्ति चुप। मेरी एक बात मानोगे? मानोगे? व्यक्ति ने अपने अंतःकरण की लालाई स्वीकृति आंखों में भरकर जरा जरा पलक उठाकर, यौवन के बसंत में कुंद की यह कली कैसी विवशता से खिल रही है। मानोगे? देखो, शमशेर को ला दो, मैं देखूंगी वह कैसा है, कैसे वह फांसी पर चढ़ता है। अफसर ने आकर पूछा, कहो, हवाला जाओगे या? जी, काम मुश्किल है, देखूंगा, लेकिन 15,000 दिलवाइए। अच्छा। अफसर का बड़ा अस्त्र और बड़ी लड़की जुलेखा है। साहब ने नाम को संस्कृत करके जूली रेबेका बना दिया है। यह लड़की दिल की जगह आग लेकर आई है। इसने बहुतों को खींचा है जो इसके संबंध में अपने सौभाग्य के परीक्षार्थी हुए हैं। इसने उन्हें जलाकर खाक कर छोड़ा है। लेकिन स्त्री है, चाहती है कोई इस आग को पानी कर दे, चाहती है जलने का अंत हो, तरल बनकर उसके बहने का समय आए। वह जल रही है और ठंडक की प्यासी है। पानी नहीं चाहती, बुझना चाहती है। कोई हो जो बर्फ के स्तूप की तरह उज्जवल हो, कठोर हो, ठंडा हो, उसके जी के भीतर की जलती आग की लपटें जिसके चरणों को छूकर शीतल हो, आंसू बन चू जाए और वह वैसा ही स्फटिक शिला सा खड़ा रहे, जिसके पास से मिले कुछ नहीं, प्यास ठंडी भर हो जाए, इसलिए अपनी आग का सब पर प्रयोग करने को तैयार हो जाती है। इसलिए अनायास वह साहब के हाथों बड़ा प्रबल अस्त्र साबित होती है। दर्जे पर दर्जे पास करती हुई वह अब बीए में पहुंच गई है। वह इस तरह कहाँ तक बढ़ेगी, कहाँ तक पहुंचेगी, इसका कुछ ठिकाना नहीं है। कोई उसे नहीं जानता। अपनी मालिक वह खुद है। हाय, कोई उसे मालिक नहीं मिलता। पिता पर शासन करती है, उपन्यासों का अध्ययन करती है और अपनी परीक्षाएं करती है। इसके अतिरिक्त वह और कुछ नहीं करती। माँ का क्रियाकर्म करने के बाद से शमशेर अदृश्य है, अगम्य है, शांत है, दुर्गम्य। वह जंगल में रहता है और चुप रहता है। लेकिन आज वह मैला, रूखा किंतु सुंदर गांव में आया है। यहाँ उसका मित्र सज्जन सिंह रहता है। सज्जन सिंह अपनी शिक्षा के लिए काफी सम्मानीय व्यक्ति है। शमशेर का वह विश्वास भाजन रहा है, विश्वास का पात्र भी रहा है। मकान के अंदर दोनों आमने सामने दो खाटों पर बैठे हैं। शमशेर ने कहा, सज्जन भैया, मेरी माँ मर गई। तुम जानते हो मेरे लिए वह कौन थी? शमशेर, अब क्या किया जा सकता है, भगवान की मर्जी। इतने खिन्न मत हो।
मैं बहुतेरा जी लिया, अब किसके लिए जीऊँ? तुम्हारी बड़ी आयु है शमशेर। आयु का मैं क्या करूं जब पुण्य ही नष्ट हो गया। इसके बाद जीने की इच्छा करना बड़ी विडंबना है। माँ मेरी पुण्य प्रतिमा थी, वह चली गई। जो स्नेही है उन्हें कब तक कष्ट दूं? पुण्य छीन हो जाने पर उसकी मित्रता भी मुझे कब तक प्राप्त होगी? सज्जन भैया, जीवन के पुण्य को खोकर रसहीन, मित्रताहीन, उद्देश्यहीन और जीवनहीन दिन बिताने से क्या लाभ? और सज्जन भैया, सरकार को मेरी ज़रूरत है, शायद नरक में भी मेरी ज़रूरत है। और सज्जन, तुम जानते हो सरकार आदमियों के भले बुरे की जिम्मेदार है। सज्जन, बहस ना करो, मुझे एक बात कहने दो। शमशेर, यह तुम क्या बक रहे हो? मैंने क्या कभी बका है? यह तो मेरे बिल्कुल मन की बात है। लेकिन क्यों? तुम भित्रहीन तो नहीं हो? सज्जन भाई, शायद मित्रों को मेरी ज़रूरत नहीं, मेरी मित्रता उनके लिए भार है। सज्जन भैया जरा ठिठक गए। सज्जन, जानते हो मेरे पास कुछ नहीं है, एक कच्चा मकान है, उसमें भी कोई दीन बेचारा आकर बस गया है। बस एक चीज़ है, वह मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, और मेरा है कौन? आज तुम दुखी क्यों हो शमशेर? मेरे पास 10,000 रुपये हैं, तुम्हारे सिवाय मैं किसी को ना दूंगा। देखो, इनकार ना करो, स्वीकार करो और मुझे दुनिया से विदा लेने दो। सज्जन भैया टपाटप आंसू गिराने लगे। उन्होंने बहुत जोर लगाकर कहा, जानते हो शमशेर, मैं तुम्हारी 15,000 कीमत लगा चुका हूँ। यह तो और भी अच्छा है, मेरे मित्र को 5,000 और मिलेंगे। सज्जन सिंह की रुलाई खुलकर फूट निकली। शमशेर ने कहा, भाई दुखी मत हो, तुम धोखे से घृणा करते हो, मैं भी करता हूँ, लेकिन यह धोखा नहीं है। अगर फिर चित्त शांत न हो तो इन रुपयों को दीनों के काम में लाना। वह रुपया है भी तो दरअसल उन्हीं का, उन्हीं के लिए। मित्र ने रोते रोते कहा, तुम आए थे तब मैं सोच रहा था तुम्हें कैसे पकड़वाऊं, तब मुझ पर गाज क्यों नहीं गिरी। शमशेर ने कहा, उस बात को इस भयानक रूप में मत देखो, जैसे मैं देखता हूँ उसी रूप में देखो। मुझे मरना है, आज नहीं तो कल मरना होगा। सरकार न ढूंढ पाए यह असंभव। उसकी बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़े बड़े भेदिए हैं, पर यह संभव न भी हो तो भी मरना तो होगा ही। हाँ, वैसे मरने से थोड़ा बहुत उपकार अब भी मेरे हाथ में है, वह मैं ना कर सकूँगा। अगर पकड़ा गया तो यह मेरा रुपया, मेरे सिर का रुपया ना मिलेगा, और शायद वह मित्र उसका ठीक उपयोग कर सके। सज्जन ने अत्यंत त्रस्त होकर कहा, हाय शमशेर, और वह अधिक कुछ न कह सका। शमशेर ने कहा, दुख मत मानो, मैंने बहुत सोचा है और रहा नहीं है। पाप की चेतना दूर करो, मत समझो मित्र घात कर रहे हो, समझो मित्र की इच्छा पूरी कर रहे हो। वह इच्छा पूरी कर रहे हो जिसके बाद इच्छा अशेष हो जाएगी। सोचते हो मैं क्यों मौत चाहता हूँ? मौत ऐसी तुच्छ वस्तु है कि उसका चाहना लज्जास्पद है। चाहने को मेरे पास उससे बड़ी वस्तु है, जीवन है और मोक्ष है। मौत मोक्ष नहीं है और मैं मौत नहीं मांगता, पर मौत मोक्ष में रुकावट भी क्यों है? इससे मौत को टालना भी मैं नहीं मांगता। देखता हूँ उसका समय आया है। इस बारे में मेरे जी में भूल नहीं है। मेरी मौत से दुनिया की अर्थ सिद्धि है, मेरे भी परमार्थ सिद्धि है। विश्व की अर्थ सिद्धि करने व्यक्ति की मौत आती है, परमात्मा उसे भेजता है। व्यक्ति क्यों ना उसे धन्यवाद के साथ ले और आगे बढ़े, और क्यों उस व्यक्ति का मित्र भी उसमें सहयोग ना दे। यही करके तुम्हारे भीतर की पाप की ग्लानि अपनी आग से जलकर नष्ट होगी, और उपाय नहीं है। और मैं क्या मोहन हुआ जो एक क्षण के लिए भी मैंने अपनी मौत टालने की इच्छा या चिंता की, और तुम क्या मित्र जो अंत समय
मित्र के काम न आए। सजन अतिशय कातर हो उठा। कहा, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ शमशेर, मेरी रक्षा करो, मुझसे और कुछ मत कहो, मेरा परलोक मत बिगाड़ो, मुझे संभलने दो। शमशेर ने सजन के दोनों जोड़े हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। उसकी डबडबाई आंखों में भरपूर देखते हुए कहा, नहीं नहीं सजन, मैं देखता हूँ क्या होगा, वही होगा जो कहता हूँ, यही संभलने का मार्ग है। हिम्मत करो, मर्द की तरह संभलो, मित्र की तरह काम करो, चलो उठो। शमशेर अपने मित्र सजन को पुलिस के पास खबर देने के लिए भिजवाकर ही माना। इधर से शमशेर ने उसे धकेला, उधर से जुलेखा की आंखों ने उसे खींचा। वह बेचारा बेबस चला गया। अफसर साहब ने गुस्से में कहा, यह फिर चुप। सज्जन सिंह रो रहा है और चुप है। अरे कुछ कहता भी है। भरी हुई आंखें, विवशता और मूक मौन। अच्छा, दिल कब्जे में कर ले। अफसर का प्रस्थान। कुछ ठहरकर जुलेखा का आगमन। सजन, मैं कितने दिन तुम्हारा इंतजार करती रही। सजन चुप। क्षण बाद एकाएक जैसे चीख कर उसने कहा, वह इस वक्त मेरे मकान पर है। मानो डंक पकड़कर झटके के साथ भीतर से खींच निकालकर वह वाक्य जो बाहर हुआ है, जो जिगर को चीरता हुआ आया है। जुलेखा इस अप्रत्याशित जोर पर सहम कर क्षण एक स्तब्ध रह गई। फिर कहा, सजन कैसे अच्छे हो तुम, आओ मेरे कमरे में चलो। सजन स्तंभित मंत्र मुग्ध उठ गया। स्वर्ग के कमरे में बैठो। कुर्सी पर वह बैठ गया। सामने कोच पर अस्त व्यस्त निसंकोच वह बैठ गई। क्या कहते थे उस शमशेर की बात कहो। बेचारे सजन से एक एक बात कहलवा ली गई। सुनने पर जुलेखा बोली, तुम्हारा शमशेर बड़ा मूर्ख है। सजन व्यथा से, प्यास से और लाज से बेसुध हो रहा। अचानक अफसर का आगमन। कमबख्त, कुत्ता, हरामी। उसने आंख उठाकर देखा। जुलेखा काफूर। तड़ से एक बेंत उसकी कनपटी को उधेड़ा गया। उसी खाट पर वही शमशेर। सामने आरक्त, अचंचल, सौदामनी सी पूरी तनकर खड़ी हुई जुलेखा। शमशेर, तुम गिरफ्तार हो। हाँ, पुलिस आ रही है, आती होगी, तुम्हें फांसी लगेगी। जानता हूँ। बचना चाहते हो? कैसे? मैं बचा सकती हूँ, सो तो जानता हूँ, पर क्यों बचा सकती हो? फांसी से मुझे दर्द होती है। फांसी बुरी चीज है। जुलेखा, मैं किसके लिए बचूं? मेरा नाम, तुम कौन हो, कैसे लेते हो, कैसे जानते हो जी? अफसर की लड़की को ना जानूंगा? तुम्हें बहुत दिनों से जानता हूँ, अब तक नाम लेता रहा हूँ, क्या अब ना लूं? शमशेर, तुम ढीठ हो सकता है, पर तुम्हें जब छोटी देखा था, जुलेखा कहा था, तब की लगी बान क्या सहज छूटती है? तो भी क्या चाहती हो तुम्हें कहूँ? कुछ हो, तुम नाम ना ले सकोगे तो तुम बचना नहीं चाहते। किसके लिए? तुम्हारा कोई नहीं, सब कोई, सब कुछ अब मौत है। जुलेखा, नहीं शमशेर, मैं जुलेखा हूँ, मैं मौत नहीं हूँ। मैं तुम्हें बचा सकती हूँ और मैं मौत भी हूँ। शमशेर, बचाने की ताकत मुझ पर ना खर्चे। मैं क्या लेकर बचूं? बचूं इसलिए कि किसी और को लेकर मरूं? नहीं जुलेखा। जुलेखा, अच्छा तुम जुलेखा कहो, मैं नाराज नहीं हूँ। तुम कहो, मैं नाराज ना होंगी। तुम सब कुछ कह सकते हो। शमशेर, तुम यह भी क्यों नहीं कह सकते कि मैं तुम्हें बचाऊं? मुझ पर कोई नहीं है और तुम बच जाओगे। तुम क्यों मौत चाहते हो? शमशेर, मैं वह तक भी नहीं चाहता। जुलेखा,
नहीं शमशेर, कुछ चाहो, किसी को चाहो, कुछ करो, पर चाहो, चाह जिंदगी है शमशेर, इसलिए मेरे लिए मौत है। जुलेखा, मौत की बात मत करो शमशेर, तुम जानते हो मैं नहीं जानती, पर मैं कहती हूँ तुम जियो और जीतो। अगर कोई नहीं है जिसके लिए जियो और जीतो तो मैं। शमशेर, ठहरो जुलेखा, मैं फांसी के लिए जी रहा हूँ, क्या फांसी के लिए हार जाऊं? जुलेखा, ओहो नहीं, तुम बड़े खराब हो। तुम्हें मालूम नहीं मैं जुलेखा हूँ, पर तुम्हें मालूम है तुम किसी और के लिए कुछ नहीं कर सकते। कहो, देखो, किसी भी और के लिए। शमशेर, किसी के लिए? जुलेखा, कोई और किसी के लिए। शमशेर, नहीं। जुलेखा, तो तुम मरोगे। शमशेर, तैयार हूँ। जुलेखा के जाने के आध घंटे बाद बंदूक और किरचों से सजे बहुत से सिपाहियों ने आकर शमशेर को पकड़ लिया। पीछे फैरिस साहब आए और अकड़ के साथ कैदी को गिरफ्तार करके चल दिए। कोई देखता उनकी पर कटी तितली सी मूछों का एक एक बाल खड़ा हो गया था। अवसर पाते ही जुलेखा ने पूछा, पापा, शमशेर गिरफ्तार हो गया क्या? और नहीं तो क्या बचता। पापा, कब से आप उसे जानते हैं? कोई 10 बरस से। कैसे पापा? ऊहू, तो नहीं बताओगे? जूली, तू बड़ी जिद्दी है। मैं जानूंगी। कुछ बात भी हो, सुनानी होगी पापा। एक रोज मैं डाकुओं के चंगुल में पड़ गया, तुम भी साथ थी। तब मैं थानेदार था, डाकुओं के लिए कीमती चीज थी। कमबख्त तो मुझे मार डालते। इतने में शमशेर उधर से निकला। वह उनका सरदार था। उसके हुक्म से उन्होंने हमें छोड़ दिया। जब तक मैं चलने लायक हुआ तब तक हम दोनों उसी के मेहमान रहे। आखिर इंसाफ का फर्ज, सरकार का हक, और न जाने किस किस बात पर कितनी कितनी सलाह देकर उसने मुझे रुखसत कर दिया। तभी से मैंने तय कर लिया, इसे पकड़ूंगा तो मेरा बड़ा नाम होगा। कमबख्त भले मानसों की सी बात करता है। जेल खाने के अफसरों में भी और कैदियों में भी बड़ी चहल पहल है। जेल खाने के बाहरी अहाते में बिल्कुल एक तरफ एक पक्का चबूतरा है। ऊपर का हिस्सा लकड़ी का है। उसके दोनों तरफ चबूतरे से 7 फीट ऊंचे लोहे के 2 शहतीर हैं। उनके सिरे पर एक और शहतीर चपटा पड़ा हुआ है। बीचों बीच एक घिरी लगी हुई है। यह फांसी है। आज इस लोहे की फांसी को साफ किया जा रहा है। कैदी हंस हंस कर उसे मांज रहे हैं। कैदी से अधिक उसे कौन जानेगा। कैदी मेहनत से उसे साफ कर रहे हैं। आज उसका उपयोग होगा। आज उसे सांप की तरह चमकना चाहिए। थोड़ा सा इसका नवीन इतिहास है। उस दिन राष्ट्र की धारा सभा में फांसी का कौन सा कैसा यंत्र उपयुक्त होगा, इसकी बहस चली थी। जो विधान न जानने वाले यह कहने को खड़े हुए थे कि फांसी का लोप हो जाना चाहिए, उन्हें पॉइंट ऑफ ऑर्डर के नाम पर बैठा दिया गया, यानी उनकी बात असंगत थी। फांसी पर उनकी राय नहीं पूछी जा रही थी। वह तो जैसे पहले से ही निर्णित विषय है। फांसी है और रहेगी। प्रश्न उसके प्रकार का था। इस पर वहां बहुत ही भावपूर्ण, खोजपूर्ण और ज्ञानपूर्ण भाषण हुए थे। जान लेने में किसमें कम, किसमें ज़्यादा देर लगती है, प्राण निकालने में कितने देर लगाना दया के विरुद्ध नहीं है, फांसी की पुरानी रीति क्या है और नई क्या क्या है, दोनों एक दूसरे से क्यों अच्छी बुरी है, फांसी की रीति में किस प्रकार विकास हुआ है, फिर यह है कि कौन कम खर्चीली है और कौन ज़्यादा, क्योंकि सभ्य सरकारों में सबसे पहले और सबसे पीछे कोष की चिंता रहती है। आदि आदि असंख्य दृष्टि बिंदुओं से इस प्रश्न पर वहाँ विवेचन हुआ था। उस विवेचन के परिणाम स्वरूप जो फांसी का
सबसे उपयुक्त, लोमहर्षी, मनहूस और भीषण रूप खड़ा है। आज उसी को घिस घिस कर साफ किया जा रहा है। हम कुछ नहीं कह सकते। देश के योग्यतम पुरुषों के प्रतिनिधियों के बहुमत के इस अनिंद सुंदर परिणाम को देखकर हमें डर लगता है। तो भी एक बात कहना चाहते हैं, वह यह है कि फांसी पाए हुए लोगों का एक प्रतिनिधि धारासभा में रहना चाहिए। वह जिसने यंत्रकार के अनुभव और आइनकार के तर्क से नहीं, वरन फांसी पर लटककर जान लिया हो कि फांसी किसे कहते हैं। जेल सुपरिटेंडेंट, जेलर, जल्लाद और कुछ अंग्रेज अधिकारी और हिंदुस्तानी अधिकारी फांसी के निरीक्षण के लिए आए हैं। जल्लाद चढ़कर रस्सी का फंदा घिर्री में अटका देता है। रस्सी बिल्कुल नई है, हर दफा नई रस्सी काम में लाई जाती है। फंदे में एक भारी बोरा लटकाया गया है। यंत्र घूमा, चबूतरे के फर्श के लकड़ी के तख्ते नीचे झूल गए। बोरा नीचे काले अंधेरे कुएं में लटक गया। सबने एक स्वर में कहा, ठीक है। शमशेर के हाथ पीछे बंधे हैं। संगीनों के पहरे में वह लाया जा रहा है। निरीक्षकों की संख्या में अब कुछ वृद्धि हो गई है। अंग्रेज और बहुत से आ गए हैं। अंग्रेज और हिंदुस्तानी पुरुषों की संख्या के बराबर अंग्रेज महिलाओं की संख्या है। इसमें एक हिंदुस्तानी भी है, जूली रिबेका या जूलेका। दर्शकों में एक हमारे परिचित और हैं, वह कर्नल ग्रेट हार्ट। अंतिम समय में वह आ मौजूद हुए हैं। बर्मा से वह शमशेर की हालत की बराबर खबर लेते रहते हैं। उनके हाथ में कैमरा है। शमशेर बिना मदद के चढ़ जाता है, ना हंसता है ना रोता है, जैसे जो कुछ हो रहा है उससे सबसे संबंध ही नहीं है। उसके दिल में जैसे कोई लड़ाई ही नहीं हो रही है। महमें देखती हैं और आपस में मजाक करती जाती हैं। अंग्रेज भी जैसे मजा ले रहे हैं। जूली ने जो एक बार शमशेर को देखा है कि फिर नहीं देखा, वह कर्नल के पास आकर उससे बातें करने में लग गई है। केवल एक व्यक्ति है जो बंधी निर्निमेष आंखों से शमशेर को देख रहा है। सुपरिटेंडेंट ने पूछा, तैयार हो शमशेर? जी हाँ, आखिरी वक्त है। क्या कुछ चाहते हो? थोड़ा सा पानी चाहिए और कुछ नहीं। नहीं। झपट कर जूली चबूतरे के तख्त पर पहुंच गई और चिल्लाई, और कुछ नहीं शमशेर, और कुछ नहीं। और क्या जुलेखा? और कुछ नहीं। मरते वक्त और कुछ नहीं? नहीं। थोड़ा सा प्यार जुलेखा, क्या कहती हो? बिल्कुल जरा सा प्यार। छी। अच्छा, आखिरी सवाल, उसका जवाब दे दो। तुमने ब्याह क्यों नहीं किया? जुलेखा, औपन्यासिक न बनो, इसमें कुछ नहीं है। जुलेखा हार गई। वह बेहोश हो गई। उसे हटा दिया गया। अंग्रेजों ने, मैमों ने, सबने इस घटना में बड़ा मजा लिया और कर्नल खड़े खड़े एकटक देखते रहे। पानी आया, शमशेर ने पी लिया। जल्लाद ने फंदा गले में डाला। कर्नल ने अपना कैमरा खोला। कंधे तक आने वाला काला खोल शमशेर को उड़ाने की तैयारी हुई। उसने कहा, अगर कुछ हर्ज ना हो तो यह रहने दो। कैदी का यह अनुनय मानने का अनुग्रह हुआ। कर्नल ने एक स्नैपशॉट फोटो ले लिया। शमशेर ने पूछा, कर्नल मैं पास हो गया? कर्नल के आंसू, जो ना जाने कब के निकलने ना पाए थे, चुपचाप कोयों में आकर ढरक पड़े। शमशेर ने कहा, कर्नल, तुम फेल होते हो। कर्नल को बड़ी शर्म आई और बड़ा रोना भी आया। वही यंत्र दबा, लकड़ी के तख्ते झूल गए। शमशेर गड्ढे में लटक गया। कहते हैं लाश उस अंधेरे गड्ढे में 2-2, 3-3 घंटे झूलती रहती है, तब उतरती है।
जुलेखा बदल गई, पिघलकर पानी हो गई और वह पानी आंखों की राह निकलते निकलते कभी खत्म नहीं होता। अफसर लोग तत्परता से अफसरी निभा रहे हैं। सज्जन सिंह को धेला नहीं मिला है। सब कुछ फेरिस साहब और उनके दोस्तों की जेबों में पहुंचा है। कर्नल ने नौकरी छोड़ दी। हम उनके घर एक बार गए थे। फांसी चढ़ते हुए शमशेर के फोटो के सामने खड़े होकर वे कह रहे थे, शमशेर, मैंने एक रोज तुम्हें मजबूती का उपदेश दिया था। मैंने और तुम्हें मेरा वह कैसा दंभ था। सुनकर हम ठहर ना सके, लौट आए। धन्यवाद। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।